ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, जिसको सर्कुलर डाइक्रोइज़म के रूप में जाना जाता है। और अपने लिए अच्छी बात ये है कि ये एक प्रोटीन के जो सेकेंडरी कन्फर्मेशंस होते हैं, उन सेकेंडरी कन्फर्मेशंस को डिटेक्ट करने की टेक्निक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है ये। और इस टेक्निक के अंदर हम वेरी स्पेशली आपको ध्यान में रखना है कि जो सेकेंडरी कन्फर्मेशंस होते हैं, सेकेंडरी कन्फर्मेशंस बोलने का मतलब ये है कि हमारा जो टॉपिक है या मेनली हमारे जो क्वेश्चंस में जो पॉइंट्स रहते हैं, उनमें वन इज अल्फा हेलिक्स और दूसरे जो हमारे बीटा सीड्स होते हैं, चाहे वो पैरेलल हों एंटी पैरेलल हों। इसी प्रकार से जो टर्न्स होते हैं, तो दीज आर सेकेंडरी कन्फर्मेशंस। वेरी स्पेशली अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर जो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसका जो यूटिलाइजेशन है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में हम इस टेक्निक को जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वो है डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी कन्फर्मेशंस। यानी कि इस टेक्निक की सहायता से हम किसी भी सैंपल में, आपके पास कोई भी सैंपल हो, प्रोटीन सैंपल हो, तो उस प्रोटीन सैंपल में सेकेंडरी कन्फर्मेशंस कौन कौन से हैं, सेकेंडरी कन्फर्मेशंस के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और उनका जो प्रपोर्शन है वो प्रपोर्शंस हम पता लगा सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक बात की जाए तो एक टेक्निक जिससे हमें सेकेंडरी कन्फर्मेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट टेक्निक इज सर्कुलर डाइक्रोइज़म। क्योंकि जो ऑप्टिकल बिहेवियर होता है, लाइट की जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ किया जाता है इस टेक्निक के अंदर। तो सर्कुलर डाइक्रोइज़म तो जो हम लाइट इसमें यूज़ करते हैं वहाँ से है, बट टेक्निकली इसका जो रोल है वो प्रोटीन्स के अंदर सेकेंडरी कन्फर्मेशंस का जो डिटेक्शन होता है, उस डिटेक्शन के लिए रहता है। और अगर हम हमारे पर्पज़ के रिगार्डिंग देखें तो सेवरल पेपर्स में और ऑलमोस्ट सी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड होते हैं। तो सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वो हमें बहुत अच्छे से समझ लेने चाहिए, और उसके बाद में कुछ एक क्वेश्चंस पे भी हम बात करेंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपको पर्टिकुलर एक टेक्निक के बारे में एक बैकग्राउंड नॉलेज हो जाता है, तो फिर उसके आसपास की बातें जब क्वेश्चन में रहती हैं तो हम उनके बारे में कंक्लूड कर पाते हैं। और जैसा कि नॉर्मली हम बायोकेमिस्ट्री में बाकी चीज़ें तैयार करते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो हालांकि वो भी हमें उतना ही फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन टेक्निक्स के क्वेश्चन बाकी जो हमारा सेक्शन है उसकी तुलना में ज़्यादा इजी होते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम सही तरीके से ध्यान दें इन चीज़ों पे, तो ज़्यादा फ़ायदा हमें जो टेक्निक्स के क्वेश्चन हैं वहाँ से मिलता है। और लगभग पिछले पेपर्स के क्वेश्चंस को जब आप लोग कर लेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि लगभग 80 to 90% जो क्वेश्चंस में आया हुआ सेक्शन है ना, सीडी से जुड़े हुए जो एस्पेक्ट्स हैं, वो सारे हमारे क्लियर भी हो जाएंगे। और नेक्स्ट टाइम हम बहुत अच्छी स्थिति में भी होते हैं कि हम सीडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली कर पाएंगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इस सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि द फिनोमिनन, ये जो घटना होती है सीडी सर्कुलर डाइक्रोइज़म का, ये एक्चुअल में इज़ ए वेरी सेंसिटिव। देखो, हमें बहुत ही क्लियरली समझना है। तो जो सीडी टेक्निक है या जो सीडी जो प्रोसेस होती है, जो डाइक्रोइज़म प्रोसेस होती है, वो हाईली सेंसिटिव है, इज़ वेरी सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट्स हैं, वो जो क्वांटिटी है या जो अमाउंट है सेकेंडरी कन्फर्मेशंस की, उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स देती है। यानी कि कोई कन्फर्मेशन है या नहीं, तो उसमें हल्का सा भी चेंजेज होगा तो वो सीडी के रिजल्ट्स में हमें दिखाई देता है। यानी कि ऐसा नहीं कि सेकेंडरी कन्फर्मेशन में चेंज आ गया और सीडी के रिजल्ट्स चेंज नहीं होते।
तो जैसे ही कन्फर्मेशन चेंज होगा CD के जो रिजल्ट्स हैं वो भी चेंज होते हैं। तो दिस इज हाईली सेंसिटिव। लेकिन सेंसिटिव ये केवल किसके लिए रहेगा? टू द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। तो ओनली एंड ओनली जो सेकेंडरी कन्फर्मेशंस हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा जाए कि CD स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एप्लीकेबल फॉर प्राइमरी कन्फर्मेशन, सेकेंडरी कन्फर्मेशन, टर्सरी कन्फर्मेशन, क्वाटरनरी कन्फर्मेशन, तो बिल्कुल सटीक आंसर आपका क्या रहना चाहिए कि इट इज़ ओनली कंसर्न अबाउट सेकेंडरी कन्फर्मेशंस, कि सेकेंडरी कन्फर्मेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, और वो भी बिल्कुल सही सटीक इन्फॉर्मेशन यानी कि वेरी सेंसिटिव प्रोवाइड कराता है, ओनली अबाउट सेकेंडरी कन्फर्मेशंस। ओके, चाहिए सेकेंडरी कन्फर्मेशंस हमारे पॉलीपेप्टाइड्स में हो या प्रोटीन्स में हो, यानी कि किसी भी सैंपल के अंदर जो सेकेंडरी कन्फर्मेशंस होंगे, उन सेकेंडरी कन्फर्मेशंस को बहुत ही सटीक तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, डिटेक्ट करने वाला टेक्निक है। जो सर्कुलर डाइक्रोइज्म जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इज ए फॉर्म ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो टेक्निकली अगर बात की जाए तो CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हमारा सैंपल है, वो सैंपल एक पर्टिकुलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्बेंस है, लाइट एब्जॉर्बेंस बेस्ट है। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो एक लाइट है वो यहाँ पे सोखी जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है। दैट मेजर्स द डिफरेंसेस इन द एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट rather than commonly used absorbance of isotropic light by a substance। बिल्कुल से एकदम से ग्राउंड लेवल पे हम समझें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है, और इस सैंपल के अंदर सेकेंडरी कन्फर्मेशंस हैं। हम इस सैंपल को लाइट देते हैं, और ये जो लाइट हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जो लाइट है इसको हम सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है और ये सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट है। तो हमारा जो सैंपल है, जो सैंपल हमने प्रोटीन सैंपल यहाँ पे ले रखा है या जो भी पेप्टाइड हमने ले रखी है, तो ये टेक्निक हमें बताएगी, मेजर करके बताएगी, मेजर्स द डिफरेंसेस इन एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट। तो जो सर्कुलेटरी लाइट हम दे रहे हैं, लेफ्ट सर्कुलेटरी लाइट एंड राइट सर्कुलेटरी लाइट, दाहिनी तरफ सर्कुलेशन वाली और बाईं तरफ सर्कुलेशन वाली जो हम लाइट प्रोवाइड कराते हैं, उसको वो कितना एब्जॉर्ब करता है, उस एब्जॉर्बेंस को मेजर किया जाता है। तो कितनी लाइट, लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, इसी प्रकार से राइट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, उसको हमारे सैंपल ने कितना एब्जॉर्ब किया, उसका डिटेक्शन होता है। डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और वो फिर हमें सिग्नल्स के रूप में या रीडिंग्स के रूप में प्राप्त होती है। तो हमारा जो सैंपल है, हमारा सैंपल सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट के लेफ़्ट एंड राइट फ्रैक्शन को कितना एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट, उसको मेज़र करता है। तो एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कि हमारे सैंपल में प्रोटीन है, उस प्रोटीन में सेकेंडरी कन्फर्मेशंस हैं, उन सेकेंडरी कन्फर्मेशंस की वजह से सर्कुलेटरी लाइट का दाहिनी तरफ घुमाव वाला और बाईं तरफ घुमाव वाला जो फ्रैक्शन है, उसमें से कितना कितना हिस्सा हमारे सैंपल ने सोख लिया या एब्जॉर्ब कर लिया, उसको हमें बताता है, मेजर करके डिटेक्ट करके हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये इसका ऑप्टिकल बेसिस है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, CD स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें एक्चुअल में प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना यूज होकर के लेफ़्ट एंड राइट सर्कुलेटरी पोलराइज्ड लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, और सैंपल उसमें से कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मशीन होती है वो हमें मेजर करके बताती है। ठीक है। इट हैज़ बीन शोन दैट
CD spectra between 260 and approximately 180 nanometer can be analyzed for the different secondary structural type, जैसे कि अल्फा हेलिक्स हो, पैरेलल एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हो, ट्रांस हो, या दूसरे जो सेकेंडरी कन्फर्मेशंस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए जो लाइट यहाँ पे यूज़ की जाती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 260 से 180 के बीच में होती है। तो जो लाइट यूज़ की जाएगी दिस इज़ 180 नैनोमीटर से लेकर के 260 नैनोमीटर की लाइट होती है, जो सर्कुलेटरी पोलराइज लाइट के रूप में प्रोवाइड कराई जाती है, और फिर इसका कितना फ्रैक्शन हमारा सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है वो यहाँ पे डिटेक्ट होता है। ओके, ठीक है। ये तो बेसिस हुआ कि हम यहाँ पे सैंपल को 180 से 260 नैनोमीटर की जो सर्कुलेटरी पोलराइज लाइट है वो प्रोवाइड कराते हैं, और वो लेफ़्ट एंड राइट सर्कुलेटरी लाइट होती है, और सैंपल कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो रीडिंग्स हैं उनके रूप में प्राप्त होता है। ओके, मॉडर्न सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय CDs आर रिपोर्टेड टू अचीव एक्यूरेसीज, कि जब हम CD स्पेक्ट्रोस्कोपी से सेकेंडरी कन्फर्मेशंस का पता लगाते हैं तो CD स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सेकेंडरी कन्फर्मेशन बताता है वो कितने सटीक होते हैं, एक्यूरेसी उनकी कितनी है। कि जैसे किसी प्रोटीन के अंदर सेकेंडरी कन्फर्मेशंस के रूप में अल्फा हेलिक्स है और CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिजल्ट हैं वो भी अल्फा हेलिक्स के आ रहे हैं, तो रियल में अल्फा हेलिक्स है या नहीं और CD के अकॉर्डिंग अल्फा हेलिक्स है या नहीं, तो उसमें एक्यूरेसी की क्या वो कितना सही बताता है या CD के रिजल्ट कितने करेक्ट है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है? करेक्ट नेचर ऑफ सेकेंडरी कन्फर्मेशन बेस्ड ऑन CD स्पेक्ट्रा। तो CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो हमें सिग्नल्स प्राप्त होते हैं उनको अपन CD स्पेक्ट्रा बोलते हैं, और उनके अकॉर्डिंग किसी भी सैंपल में कोई भी सेकेंडरी कन्फर्मेशन कितना है और वो रियल में जितना होता है उसके रेफरेंस के अंदर वो कितना करेक्ट है, ये एक्यूरेसी होती है, राइट। तो एक्यूरेसी को भी हम यहाँ पे देखें तो वो वेरी करता है। जैसे अल्फा हेलिक्स के लिए एक्यूरेसी है 0.97, तो अगर सैंपल में अल्फा हेलिक्स हैं तो अल्फा हेलिक्स को हमारा CD स्पेक्ट्रा है वो 0.97 एक्यूरेसी के साथ बताता है, यानी कि अल्फा हेलिक्स के लिए हमारा जो CD स्पेक्ट्रा है वो लगभग 97% करेक्ट होता है। यानी कि किसी सैंपल में अगर अल्फा हेलिक्स है और CD स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि उसमें अल्फा हेलिक्स है, तो अल्फा हेलिक्स का उसमें पाया जाना या अल्फा हेलिक्स का सैंपल में प्रेजेंट होना ये लगभग 97% करेक्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट करेक्ट है। यानी कि अगर CD स्पेक्ट्रा ये बता रहा है कि इसमें अल्फा हेलिक्स है तो हम ये मानेंगे कि लगभग 97% ये बात सही है, यानी कि अल्फा हेलिक्स के लिए CD के रिजल्ट हाईली एक्यूरेट होते हैं, लगभग 97% एक्यूरेट होते हैं। इसी प्रकार से 0.75 फॉर बीटा सीट, तो जो बीटा सीट्स हैं, बीटा कन्फर्मेशंस हैं, उनके लिए एक्यूरेसी का जो लेवल है दिस इज़ 0.75, यानी कि बीटा सीट्स के लिए ये ओनली 75% करेक्ट रिजल्ट देता है। तो किसी भी सैंपल में अगर बीटा सीट के कन्फर्मेशंस आ रहे हैं या CD के अकॉर्डिंग वो कन्फर्मेशन हमें बीटा सीट्स के प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि CD के अकॉर्डिंग वो 75% करेक्ट है, यानी कि 25% चांस ये है कि सैंपल में बीटा सीट है ही नहीं और CD ने उसको बीटा बता दिया, यानी कि CD के रिजल्ट रियल जो नेचर होती है कन्फर्मेशन की उसकी रेफरेंस में कितने सही हैं। तो अल्फा हेलिक्स में तो बहुत सही होते हैं, 97% सही है, ऑलमोस्ट 100% मान सकते हैं, लेकिन बीटा सीट के लिए तो 75% ही सही होता है। और जो ट्रांस हैं उन ट्रांस के लिए देखिए ओनली 5% 50% है। अगर हम ट्रांस की बात करें तो ट्रांस के लिए CD है वो 0.5 यानी कि 50% ही करेक्ट रिजल्ट देता है, राइट।
एंड 0.89 फॉर द अदर स्ट्रक्चर्स। और जो अदर फॉर्म्स हैं या अदर जो कन्फर्मेशंस हैं उनके लिए वैल्यू 0.89 यानी कि लगभग 89%। तो एक सिंपल सा मैसेज आपको ये लगाना है कि जब हम किसी भी सैंपल का CD स्पेक्ट्रा निकालते हैं, हमने किसी भी सैंपल का CD स्पेक्ट्रा निकाला तो CD के अकॉर्डिंग अगर वो अल्फ़ा हेलिक्स आ रहा है, इसका मतलब रियल में वो अल्फ़ा हेलिक्स ही है, क्योंकि ये बात 97% सही है। अगर CD के अकॉर्डिंग वहाँ पे कंफर्मेशन बीटा सीट आ रहा है तो अभी भी चांस ये है कि 70% तो वहाँ पे बीटा सीट होनी चाहिए। हो सकता है कि 25% चांसेज ये भी हो सकते हैं कि उसमें बीटा सीट ना भी हो, राइट। तो CD के अकॉर्डिंग किसी भी सैंपल के अंदर अल्फ़ा हेलिक्स होने की जो एक्यूरेसी है वो हाईएस्ट है। ऐसे ट्रांस की बात करेंगे तो ओनली 50% है और अदर्स के लिए 0.89% है। तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान रख सकते हैं कि ये हाईली एक्यूरेट होती है अल्फ़ा हेलिक्स के लिए, कि CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिजल्ट अगर अल्फ़ा हेलिक्स के रिगार्डिंग आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे सैंपल में अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट है। अगर CD के अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रांस प्रेजेंट है तो हम ये कहेंगे कि हो सकता है कि वहाँ पे ट्रांस हो भी 50% और हो सकता है कि ट्रांस वहाँ पे ना भी हो, लेकिन हेलिक्स के लिए CD करेक्ट रिजल्ट ही देता है, वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। ओके, ठीक है। जहाँ भी आपको कोई भी पॉइंट डाउट वाला लगे ना, आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, इसके बाद में कुछ फिजिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ताकि हम इसके और जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं कि टेक्निक कैसे काम करते हैं उनको थोड़ा सा और समझ पाएंगे। इनहेरेंटली का मतलब जैसे हमारा पेप्टाइड है, तो पेप्टाइड के अंदर जो अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं वो इनहेरेंट है, यानी कि उसका हिस्सा है, वो इनहेरेंट है। और एसिमेट्रिक का मतलब किरेल, एसिमेट्रिक का मतलब है किरेल जो एटम्स होते हैं, किरेलिटी जिनके पास होती है, किरेल कार्बन्स, राइट। और क्रोमोफोर्स यानी कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले, तो जो हमने लाइट दी है उस लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले। ठीक है। और सिमेट्रिक क्रोमोफोर्स इन एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में ही एसिमेट्रिक हो, मॉलिक्यूल में ही एसिमेट्रिक पार्ट हो, जैसे कि हमारी कोई पेप्टाइड है, उस पेप्टाइड के अंदर ही एसिमेट्रिक कार्बन हो, या फिर ये हो कि मॉलिक्यूल हमारा टोटली सिमेट्रिक है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, उसमें किरेल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके साथ में जो हमने सराउंडिंग लिया है, एनवायरनमेंट लिया है, सराउंडिंग जो लिया है, यानी कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है, उसके पास एसिमेट्री हो। तो हमारे पास दो इश्यूज आ गए हैं, या दो तरीके आ गए हैं कि या तो हमारे मॉलिक्यूल के पास किरेलिटी होनी चाहिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल के पास किरेलिटी होनी चाहिए, किरेलिटी विथ कंपाउंड और सैंपल। या क्या हो सकता है कि जो सैंपल है उसमें किरेलिटी नहीं है लेकिन सराउंडिंग में किरेलिटी है, यानी कि एनवायरनमेंट में जो हमने कंपाउंड ले रखा है उसमें किरेलिटी है। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो सर्कुलेटरी लाइट देते हैं तो सर्कुलेटरी लाइट के साथ कोई काम करे, और सर्कुलेटरी लाइट जो दे रहे थे उसके साथ कौन काम करेगा, जो एसिमेट्रिक होता है। तो एसिमेट्रिक या तो वो खुद हो या एसिमेट्रिक सराउंडिंग में हमने हमारे केमिकल को या मॉलिक्यूल को या सैंपल को ले रखा हो, तो दोनों में से कोई सा भी एक हमारा क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है। ऐसा होने पे विल इंटरेक्ट डिफरेंशियली, अलग अलग प्रकार से, विथ राइट एंड लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज लाइट रिजल्टिंग इनटू रिलेटेड फिनोमिना।
तो जब हम एक किरेल कंपाउंड को एक सॉल्वेंट में लेते हैं या एक नॉन किरेल कंपाउंड को हम एक किरेल सॉल्यूशन के अंदर लेते हैं, तो उनके जो इंट्रैक्शन के रिजल्ट हैं कि वो लाइट के साथ कैसा बिहेव देते हैं या लाइट के साथ कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, ये वेरी करता है कि राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड लाइट के साथ में जो किरेलिटी है उसका इम्पैक्ट हमें एब्जॉर्प्शन के अंदर दिखाई देता है। तो जो सर्कुलेटरी पोलराइज लाइट की जो रेज होती है विल ट्रेवल थ्रू एन ऑप्टिकली एक्टिव मीडियम विथ डिफरेंट वेलोसिटीज ड्यू टू द डिफरेंट इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर राइट एंड लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज लाइट, और इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। यानी कि जब हमारी लाइट मीडियम में से ट्रैवल करती है और मीडियम में या कंपाउंड के अंदर कोई किरेल सेंटर प्रेजेंट होता है, तो उस किरेल सेंटर की वजह से और जहाँ पे किरेल सेंटर नहीं है उनकी वजह से, क्योंकि सारा कुछ तो किरेलिटी नहीं दे रहा होता है, कुछ पॉइंट्स किरेलिटी दे रहे होते हैं, तो किरेलिटी देने वाले यानी कि सिमेट्रिक वाले और एसिमेट्रिक वाले, उनकी जो वेलोसिटीज़ हैं या उनसे जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट के साथ में उनका जो इंट्रैक्शन है रिफ्रैक्शन के रूप में जो इसको हम काउंट करते हैं वो डिफरेंट होता है। यानी कि एसिमेट्रिक पार्ट और सिमेट्रिक पार्ट लाइट को अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं, यानी कि लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो उनके साथ डिफरेंट होता है, और इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। और टेक्निकली हम इसको बोल सकते हैं सर्कुलर बाई रेफ्रिंग्रेंस। तो जो ऑप्टिकल बिहेवियर है उस ऑप्टिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम इसको ऑप्टिकल रोटेशन या सर्कुलर बाई रेफ्रिग्रेंस बोला जा सकता है। द वेरिएशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, कि इसमें और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिस्पर्शन और ORD। तो अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ आपने बोला ना, तो एज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ बोलने का मतलब ये है कि अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर ये वेरिएशन किस प्रकार का आता है, कि वेवलेंथ के डिफरेंस के अंदर जो चेंजेज आएगा, वेरिएशन आएगा CD के अंदर, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन। तो राइट हैंड लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज लाइट विल ऑल्सो बी एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट, कि उस लाइट को भी सारे पार्ट बराबर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, अलग अलग एब्जॉर्ब करते हैं एट सम वेवलेंथ्स ड्यू टू डिफरेंसेस इन एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट फॉर द टू पोलराइज रेज, जिसको अपन बोलते हैं सर्कुलर डाइक्रोइज्म। कि जो भी वेवलेंथ की लाइट हमने प्रोवाइड की है और सैंपल के अंदर जो भी हमारे किरेल सेंटर्स हैं वो उस लाइट को बराबर रूप से एब्जॉर्ब नहीं करते, बराबर रूप से उसको पोलराइज नहीं करते, और इसी के आधार के ऊपर हमारी जो टेक्निक है सर्कुलर डाइक्रोइज्म ये बेस्ट होती है। और जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन की, कि लाइट को कितना रोटेट किया जा रहा है, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन इनेबल्स ए किरेल मॉलिक्यूल टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, कि उसकी वजह से जो लाइट है वो रोटेट हो जाएगी। जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ में भी काम किया था, कि जब हम कार्बोहाइड्रेट के जो अल्फा एंड बीटा एनोमर के साथ में रेसिमाइजेशन पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि किरेल होने पे, अल्फा एनोमर होने पे, बीटा एनोमर होने पे प्लेन पोलराइज लाइट के साथ में उनके रिस्पॉन्सेज अलग आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे किरेल जो सेंटर्स हैं उनका रिलेशन हम देख रहे हैं सर्कुलेटरी लाइट के साथ में। तो जो ORD है स्पेक्ट्रा आर डिस्पर्सिव, और डिस्पर्सिव का मतलब हमने अलग अलग वेवलेंथ दी तो उसके अंदर डिस्पर्शन मिलेगा, और इसको हम कॉटन इफेक्ट के रूप में जानते हैं, कॉटन इफेक्ट फॉर ए सिंगल बैंड, कि अगर आपने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दी तो एक पर्टिकुलर डिस्पर्शन मिलेगा, और अगर आपने अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दी तो उस डिस्पर्शन के अंदर भी सेवरल सब डिस्पर्शन, यानी कि जो सिंगल बैंड है उसके अंदर भी हमें फ्रैक्शंस दिखाई देंगे। whereas सर्कुलर डाइक्रोइज्म स्पेक्ट्रा आर एब्जॉर्प्टिव, तो यानी कि पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो सोखी जा रही है, तो प्लेन पोलराइज लाइट और उसके साथ में जुड़ा हुआ कॉटन इफेक्ट, और फिर एक हमारा जो CD है कि द टू फिनोमिना आर रिलेटेड बाय सो कॉल्ड कॉनिंग क्रैमर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हालांकि इन चीज़ों पे हमें जाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये प्योरली जो ऑप्टिकल फिजिक्स है उसकी बातें रह जाती हैं। तो हमारा तो केवल बायोलॉजिकल रेफरेंस में रहता है कि हम बायोलॉजिकल सैंपल्स पे काम करते हैं, सैंपल्स में हम पर्टिकुलरली प्रोटीन सैंपल्स को यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पे सीडी के अकॉर्डिंग हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, तो वो चीज़ें भी हम सीखेंगे। तो इट कैन बी शोन दैट इफ़ राइट एंड लेफ्ट सर्कुलेटरी पोलराइज जो लाइट है इज एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट, कि वो अलग अलग बराबर रूप से सोखी नहीं जाती है, कि एक सेंटर है वो राइट वाले को अलग जितनी अमाउंट में राइट वाले को सोखता है उतनी अमाउंट में लेफ़्ट वाले को नहीं सोखता है। तो एब्जॉर्प्शन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट एक्सटेंट के होते हैं एट एनी वेवलेंथ। तो हम किसी भी वेवलेंथ की लाइट दें, एक बार हम राइट सर्कुलेटरी दें और एक बार हम लेफ़्ट सर्कुलेटरी दें, जैसे आपके पास सैंपल हो और इस सैंपल को एक बार हम राइट सर्कुलेटरी लाइट दे रहे हैं और एक बार हम लेफ़्ट सर्कुलेटरी लाइट दे रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन इनके अलग अलग आएंगे। इसका एब्जॉर्प्शन अलग आएगा और इसका एब्जॉर्प्शन अलग आएगा। और ऐसे अगर हमने वेवलेंथ को चेंज कर दिया, अगर हमने नैनोमीटर को चेंज किया, तो फिर इनके एब्जॉर्प्शन भी चेंज हो जाएंगे। यानी कि एक फास्ट प्रकार की वेवलेंथ पे अगर आपने राइट सर्कुलेटरी लाइट दी तो मॉलिक्यूल एक खास एब्जॉर्प्शन देगा। अगर आपने वेवलेंथ को चेंज कर दिया तो भी एब्जॉर्प्शन चेंज हो जाएगा। अगर आपने लेफ़्ट को दिया तो भी उसका एब्जॉर्प्शन अलग प्रकार का होता है। और राइट हैंडेड का एब्जॉर्प्शन जितना आएगा, इसका एब्जॉर्प्शन जो भी होगा, एब्जॉर्प्शन राइट और एब्जॉर्प्शन लेफ़्ट, ये वेरी करते हैं। यानी कि कोई भी कंपाउंड राइट सर्कुलेटरी लाइट को जितना सोखता है उतनी ही मात्रा में वो लेफ़्ट को नहीं सोखता, वो वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। और ये फिर हर एक वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि एक खास वेवलेंथ के लिए, हर एक वेवलेंथ को राइट साइड से देने पे कितना सोखा और लेफ़्ट साइड पे देने पे कितना सोखा, ये वैल्यूज अलग अलग आती है। तो देयर विल बी डिफरेंसेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, कि लाइट को कितना रिफ्रैक्ट किया उसमें भी अंतर आता है एट वर्चुअली ऑल वेवलेंथ। तो सोखा कितना और रिफ्लेक्ट कितना किया, उन सब में वेरिएशन मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं कि अलग अलग उनका एब्जॉर्बेंस है, अलग अलग उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो दिस अकाउंट्स फॉर द एबिलिटी ऑफ स्मॉल सैचुरेटेड चिरल मॉलिक्यूल्स टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑफ द D line of sodium far away from the absorptive band। तो जो एब्जॉर्प्शन बिहेवियर है वो इनका वेरी कर जाता है जब हम इसको पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट्स हम देते हैं, अगर हमारे सैंपल में किरेल सेंटर प्रेजेंट होता है। द डिस्पर्सिव नेचर ऑफ ORD इज ऑल्सो द रीजन CD इज मोर सेंसिटिव एनालिटिकल टेक्निक, कि डिस्पर्शन का जो बिहेवियर है वो वेरी करता है कि ये कितनी वेवलेंथ की लाइट और आपने किस प्रकार से रोटेट करके दी, उसके अकॉर्डिंग जो एक एक पॉइंट था हमारे मॉलिक्यूल का उसने कितना डिस्पर्स किया, ये अलग अलग होता है। इसलिए हमारा जो CD है वो सेंसिटिव होता है, एनालिटिक टेक्निक के रूप में हम उसको यूज़ कर पाते हैं। अनलाइक द डिस्पर्सिव CRD फिनोमिना, circular dichroism can only occur within a normal absorption band and इसलिए requires either an inherently asymmetric chromophore or a symmetric one in a asymmetric environment। तो नॉर्मली जो प्रोटीन्स हैं, नॉर्मली प्रोटीन्स को हम एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट में लेकर के उनका जो ऑप्टिकल रोटेशन बिहेवियर है इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि CD स्पेक्ट्रा से जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेकेंडरी कन्फर्मेशंस हैं, उसको हम कैसे कोरिलेट कर पाएंगे। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट फ्रॉम CD डाटा इज टू एज्यूम कि आपने सैंपल लिया और सैंपल का आपने CD स्पेक्ट्रा किया और CD स्पेक्ट्रा करने पे आपको CD का रिजल्ट प्राप्त हुआ, यानी कि एब्जॉर्प्शन का डाटा आ गया। दिस इज़ एब्जॉर्प्शन डाटा।
फिर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो डाटा इज़ टू एज्यूम दैट ए स्पेक्ट्रम इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो स्पेक्ट्रम आता है वो एक लीनियर कॉम्बिनेशन, एक मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ सी डी स्पेक्ट्रा ऑफ ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कि सी डी स्पेक्ट्रा में जो जो पॉइंट जिन्होंने लाइट को पोलराइज करने के लिए काम किया ना, उन सब के कॉन्ट्रीब्यूशन को हम काउंट करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर टाइप्स, जैसे कि प्योर अल्फा हेलिक्स, प्योर बीटा स्ट्रैंड्स, वेटेड बाय इट्स अबंडेंस इन द पॉलीपेप्टाइड कन्फर्मेशन। तो किसी भी पेप्टाइड के अंदर कोई भी कन्फर्मेशन, जैसे कि अल्फा कन्फर्मेशन है, बीटा कन्फर्मेशन है, वो उसका अबंडेंस कितना है या वो कितना पाया जा रहा है, उसको हम यहाँ से कोरिलेट करते हैं सीडी डाटा को यूज़ करके। द मेजर ड्रॉबैक, थोड़ा ध्यान रखना है, मेजर ड्रॉबैक यानी कि जो माइनस पॉइंट होता है ऑफ दिस अप्रोच, दैट देयर इज नो स्टैंडर्ड रेफरेंस सीडी स्पेक्ट्रा फॉर प्योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। यानी कि 100% अल्फा से बना हुआ कोई भी स्ट्रक्चर हो, 100% बीटा से बना हुआ स्ट्रक्चर हो, तो उसका कोई स्टैंडर्ड सीडी स्पेक्ट्रा नहीं होता है। यानी कि ये इसका एक ड्रॉबैक है, नो स्टैंडर्ड रेफरेंस सीडी स्पेक्ट्रा। यानी कि अल्फ़ा हेलिक्स, क्योंकि वो सीक्वेंस की बात नहीं, वो कन्फर्मेशन की बात है कि कोई अल्फ़ा हेलिक्स है, तो अब अल्फ़ा हेलिक्स, तो जैसे ये 2 अल्फ़ा हेलिक्स हैं, अब दोनों अल्फ़ा हेलिक्स में नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी आपने सेम ले लिए। सपोज यहाँ पे आपने 50 अमीनो एसिड ले रखे हैं और यहाँ पर भी आपने 50 अमीनो एसिड्स ले रखे हैं, तो 100% अल्फ़ा हेलिक्स होने पे और 100% अल्फ़ा हेलिक्स होने पे इन दोनों का CD एक ही आएगा, ऐसा नहीं होता है। CD सेम नहीं होता है। कारण क्या हो सकता है? अगर आप इनमें से कुछ बातों को समझ पाए हो तो आपने 2 अल्फ़ा हेलिक्स ली है, ये भी 50 अमीनो एसिड की है, ये भी 50 अमीनो एसिड की है, लेकिन इनके CD सेम क्यों नहीं आते? यानी कि हर एक अल्फ़ा हेलिक्स के लिए एक ही CD क्यों नहीं होता? टीचर, उनमें जो अमीनो एसिड पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होगा। हाँ, क्योंकि अमीनो एसिड वेरी करेंगे। अमीनो एसिड यहाँ पे अमीनो एसिड्स का सेट 1 है, सीक्वेंस 1 है, और यहाँ पे अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस 2 है। तो अल्फ़ा हेलिक्स अलग चीज़ है, वो तो कन्फर्मेशन है, ये तो एक प्रकार का बनावट है, डिज़ाइन है, इससे सीक्वेंस का कोई कनेक्शन नहीं है। सीक्वेंस का कनेक्शन होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से। तो इससे CD स्पेक्ट्रा से अमीनो एसिड सीक्वेंस का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका कनेक्शन केवल कन्फर्मेशन से है कि जो भी सैंपल था या जो हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं उसमें अल्फ़ा हेलिक्स है या नहीं, बीटा है या नहीं, या कोई सेकेंडरी कन्फर्मेशन है या नहीं, केवल वो इससे पता लग सकता है। कंपोजिशन का यहाँ से कोई पता नहीं लगता है। तो अल्फ़ा हेलिक्स, लेकिन सर अगर हम इन अल्फा हेलिक्स का डिफरेंट टाइम पर देखेंगे तो फिर तो CD उनका सेम ही आएगा। डिफरेंट टाइम के मतलब आपने एक ही T1 टाइम पर हमने देखा, हाँ एक ही अल्फा हेलिक्स, वो तो सेम ही आएगा। अगर आपने अल्फ़ा हेलिक्स को चेंज नहीं किया तो, अगर आपने किसी प्रोटीन में कितने भी अल्फ़ा हेलिक्स कंटेंट था, अगर आपने उसको डीनेच्योर नहीं किया तो वो तो सेम ही आएगा। अगर आपने डीनेच्योर किया तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंथेटिक होमोपॉलीपेप्टाइड। होमोपॉलीपेप्टाइड का मतलब जिसमें सारे अमीनो एसिड एक जैसे हों, इनका इस्तेमाल किया जाता है टू ऑब्टेन रेफरेंस स्पेक्ट्रा आर इन जनरल। तो प्योरली ग्लाइसिन की बना ली, प्योरली एलानिन की एक हेलिक्स बना ली, उसका CD स्पेक्ट्रा कैसा आता है उसको रेफरेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। पुअर मॉडल्स फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन को हम एक रेफरेंस के रूप में या कंट्रोल के रूप में यूज़ कर लें, ऐसा नहीं होता है।
जैसे कि बात करें तो द सी डी स्पेक्ट्रा ऑफ एन एल्फा हेलिक्स हैज़ बीन शोन टू बी लेंथ डिपेंडेंट। तो एल्फा हेलिक्स की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा। एंड नो होमोपॉलीपेप्टाइड सिस्टम हैज़ बीन फाउंड दैट इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बीटा सीट स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोटीन। तो सिंथेटिक जो हमारे कंपाउंड्स हैं, सिंथेटिक हमारे जो कन्फर्मेशंस हैं, एज इट इज स्ट्रक्चर प्रोटीन्स में पाई जाए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोटीन बॉन्डिंग का मतलब अपने आप में एक 3D होता है और CD का कनेक्शन 2D से है, सेकेंडरी कन्फर्मेशन से है। CD का कनेक्शन सेकेंडरी कन्फर्मेशन से, और सेकेंडरी कन्फर्मेशन से टर्सरी कन्फर्मेशन बनता है। और ये फोल्डिंग है, एक्चुअल में क्या है, फोल्डिंग है। और फोल्डिंग हो जाने पे और फोल्डिंग नहीं होने पे सेकेंडरी कन्फर्मेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि फोल्डिंग के समय पे बहुत सारे वीक इंट्रैक्शंस और कोवलेंट इंट्रैक्शंस हैं वो काम करते हैं। तो एक तो हमने आइसोलेट कोई भी हेलिक्स ले रखी है और एक हमने प्रोटीन के अंदर कोई हेलिक्स ले रखी है सेम अमीनो एसिड्स की, तो वो इक्वल स्पेक्ट्रा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ उसका CD स्पेक्ट्रा अलग आएगा और यहाँ के लिए उसका CD स्पेक्ट्रा अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सराउंडिंग का एनवायरनमेंट है वो भी इसके लिए वर्किंग में हो जाता है। तो फोल्डिंग, क्योंकि ये नेचुरल है, 3D की बात करना, प्रोटीन्स की बात करना, नेचुरल सिस्टम्स की बात करना, वहाँ पे हेलिक्स या कोई भी सेकेंडरी कन्फर्मेशन हम लें तो उसका कन्फर्मेशन या उसका एग्जिस्टेंस और उसका बिहेवियर और इंडिपेंडेंट अल्फा हेलिक्स या कोई भी कन्फर्मेशन लें उसके बिहेवियर में वेरिएशन मिलेगा। इन रिस्पॉन्स टू दीज शॉर्ट कमिंग्स, कि ये जो इश्यू जिनके साथ में जुड़ गए थे कि हम इस प्रकार से कोई रेफरेंस यूज़ नहीं कर पा रहे, several methods have been developed which analyze the experimental CD spectra using a database of reference protein CD spectra containing known amount of secondary structures। तो पहले से एक डाटाबेस है, डाटाबेस का मतलब जैसे काफ़ी सारे जो अल्फ़ा हेलिसेज हैं, काफ़ी सारे अल्फ़ा हेलिसेज हैं, उनका डाटा है, CD डाटा पहले से अवेलेबल है, या जिनका CD स्पेक्ट्रम किया जा चुका है तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनका डाटा हमारे पास पहले से अवेलेबल है। और किसी भी सैंपल का जब हम CD स्पेक्ट्रा निकालते हैं तो उसके CD स्पेक्ट्रा को डाटाबेस से कंपेयर किया जा सकता है। तो पहले से प्रेजेंट जो डाटाबेस है वो डाटाबेस फिर हम यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन वर्क के लिए। तो दीज मेथड्स आर इन जनरल मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल दैन द नोवल अप्रोच आउटलाइंड अबव, कि हम किसी एक प्योर प्रोटीन का निकालें और फिर उसको हम अप्लाई करें, उसके बजाय ये ज़्यादा सही है कि हम काफ़ी सारी जो नेचुरल प्रोटीन्स हैं उनके CD हमें पता हो, उनमें CD के अकॉर्डिंग अल्फा हेलिक्स कितना है, बीटा कितना है, ये हमें पहले से पता होता है, और फिर हमारे डाटा को हम उस डाटाबेस के साथ में कंपेयर करें तो हमारे रिजल्ट वो ज़्यादा एक्यूरेसी वाले आएंगे, क्योंकि पहले से जो डाटा अवेल है वो लिविंग सिस्टम का है और अब हम जिसको कंपेयर करने जा रहे हैं वो भी लिविंग सिस्टम का है। तो सिस्टम्स के अंदर ऐसा CD आने पे कंफर्मेशन क्या होता है, ये पहले जितना हमने डाटाबेस में ले रखा है, हम जिसके बारे में जानते हैं, उसके रेफरेंस के अंदर ये ज़्यादा सटीक हो जाएगा कि वो ज़्यादा क्लोज मिलेंगे, वेरिएशन नहीं होगा। तो एक तो नॉन लिविंग सिस्टम्स के अंदर या लेबोरेटरी सिस्टम में कोई कंफर्मेशन के बारे में हम कोई डाटा है उसको यूज़ करें रेफरेंस में, एक है हम लिविंग के अंदर कोई डाटाबेस है उसको यूज़ करें, तो ज़्यादा एक्यूरेसी ये है कि हम लिविंग प्रोटीन्स पे काम कर रहे हैं या बायोलॉजिकल सिस्टम्स के प्रोटीन पे काम करें, तो वो हमें ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा कि हम डाटाबेस को यूज़ करें। ठीक है, इन वन मेथड जो कि मनालवन एंड जॉनसन के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन इज यूज्ड टू क्रिएट ऑर्थोगोनल CD बेसिस वेक्टर फ्रॉम CD स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन विथ नॉन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जैसे भी कोई नॉन सेकेंडरी स्ट्रक्चर है
जिसके बारे में पहले से पता है, और उसका हमारे पास कोई CD स्पेक्ट्रा भी पहले से अवेलेबल है। और इस CD स्पेक्ट्रा में हम क्या कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, यानी कि हम इसमें से कोई एक वैल्यू माइनस कर देते हैं, डिकम्पोजिशन। और किसी एक अमीनो एसिड को हटाने पे या एक वैल्यू को हटाने पे वो किस प्रकार का रिजल्ट रहता है ना, उसके साथ में कंपेयर करना। तो यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ वेरिएबल सिलेक्शन, क्योंकि फिर ये मैथमेटिकल मॉडल्स इसके साथ में कोरिलेट हो जाएंगे, फिर स्टैटिक्स पे कि ऐसा हटाने पे बाकी सबके साथ में क्या रिस्पॉन्स रहा था। अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स आर रिमूव्ड, तो जिन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता या जो कंपोनेंट CD स्पेक्ट्रा के ऐसे हैं जो सेकेंडरी कन्फर्मेशन के लिए वैल्यूबल नहीं है, उनको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम एन अंडर डिटरमाइंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन अलाउिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस। तो CD स्पेक्ट्रा का जो डाटा आ रहा है हमारे पास, उस डाटा में से फ्रैक्शन कर लिए गए हैं इम्पॉर्टेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट। और इम्पोर्टेंट एंड नॉन इम्पोर्टेंट को कैटेगराइज करने के पीछे जो बेसिस है कि हम इम्पोर्टेंट सिग्नल्स क्या हैं या इम्पोर्टेंट डाटा क्या है, उसको हम बाकी सैंपल्स के साथ अप्लाई कर सकें। एक तो हमारे पास कितने सारे फैक्ट होते हैं, हम सारे फैक्ट्स को हर बार अप्लाई करें, तो उसमें से कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो ज़रूरी नहीं है, सेकेंडरी कन्फर्मेशन उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो हम उनको एलिमिनेट कर दें, तो केवल वो पैरामीटर बचेंगे जिनसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन स्ट्रांगली होता है। अगर हम केवल उन्हीं को यूज़ करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट आने हैं CD बेस के ऊपर वो ज़्यादा करेक्ट आने लग जाएंगे। तो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज़ दैट वन मेक्स नो assumption ऑन द फॉर्म ऑफ CD फ्रॉम द इंडिविजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो वन नीड्स ओनली टू बी श्योर दैट ओवरऑल स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स of the analyzed protein are represented in a set of reference spectra. So in this way irregularities of secondary structures and length dependencies should be taken into account. तो जो irregularities हैं या लेंथ से जुड़े हुए इश्यूज हैं, इनको भी हम यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद में कुछ फर्दर और पॉइंट्स को हम देखते हैं। Two very important requirements for successful secondary structure analysis using these techniques deserve further comment. One is that the CD spectra need to be recorded from about 260 nanometer to at least 184 nanometer. तो एक तो सटीक रिजल्ट आए उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो CD स्पेक्ट्रा है वो 260 नैनोमीटर से 184 या 180 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। एंड द अदर इज़ दैट एन एक्यूरेट प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन, कि सैंपल के अंदर प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन भी एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेट प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके लिए हमारा लॉजिक रहेगा कि लेस देन 10% एरर इज एसेंशियल। द assumption एंड लिमिटेशंस ऑफ दिस टेक्निक्स को डिस्कस किया गया था मैनिंग्स के थ्रू, कोई मतलब नहीं है। CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और देखा जाए तो हैज़ ऑल्सो बीन यूज्ड टू डिटरमाइन द टर्सरी स्ट्रक्चर क्लास ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। द मेथड प्रपोज्ड बाय वेनेमिनॉन एंड वेसलेंस्को claim 100% accuracy for predicting all alpha, alpha beta and denatured protein, 85% for alpha plus beta and 75% for all beta protein। तो हमें जो ये वाला वैल्यू है इसको यूज़ नहीं करना है, हमें स्पेशली यही यूज़ करना है कि सेकेंडरी कन्फर्मेशंस के लिए वेरी स्ट्रांगली हम इसको यूज़ करते हैं, और वहाँ पे हेलिक्स को ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में बताता है। हालांकि 75% एक्यूरेसी इसकी बीटा के साथ में भी होती है, ट्रांस के साथ में ओनली 50% एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, CD spectroscopy has been extensively applied to the structural characterization की स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं और पेप्टाइड्स,
The application of CD for conformational studies in peptides can be largely grouped into monitoring conformational changes, कि किसी भी प्रोटीन के कंफर्मेशन में कैसे चेंजेज आते हैं। जैसे आपके पास कोई प्रोटीन है, उसमें हेलिकल कंटेंट कितना है, और फिर आप उसको या तो पीएच से ट्रीट कराते हैं या टेम्परेचर से ट्रीट कराते हैं, तो हेलिकल कंटेंट में कितना चेंज हुआ, या यहाँ पे कोई बीटा कन्फर्मेशन है तो बीटा कन्फर्मेशन में कितना चेंज हुआ। तो एक टेम्परेचर T1 था, एक टेम्परेचर T2 था, एक टेम्परेचर T3 था, तो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हमारी प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है उस कन्फर्मेशन के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा, इस चीज़ को हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो CD का नेचर है, जो बिहेवियर है वो वेरी करेगा। तो मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जैसे कि मोनोमर ओलिगोमर है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग है, डीनेचुरेशन वगैरह है, ये हम मॉनिटर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एस्टिमेशन कर सकते हैं ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कि किसी पेप्टाइड में कितने % अल्फा हेलिक्स है, कितने % बीटा कन्फर्मेशन है, तो इनका जो एस्टिमेशन है वो इस टेक्निक से किया जा सकता है। तो मोस्टली हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से बेस्ड होते हैं कि इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। डिटरमाइन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन बोथ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, तो हेलिकल कंटेंट, बीटा कंटेंट, इनमें जो चेंजेज आते हैं उनके साथ में इनको कोरिलेट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ सॉल्वेंट सिस्टम्स हैं कि जब हम CD स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो हमारे सैंपल को कौन से सॉल्वेंट्स में लेते हैं। द CD स्पेक्ट्रा ऑफ पेप्टाइड्स हैव बीन रिपोर्टेड इन अ नंबर ऑफ सॉल्वेंट सिस्टम। द हेलिक्स प्रमोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राईफ्लोरोइथेनॉल, हेलिक्स प्रमोटिंग, हेलिक्स को मेंटेन करेगा, हेलिक्स को बढ़ावा देता है, यानी कि हेलिक्स है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी, डिसऑर्गेनाइज नहीं होगी। दिस इज TFE। तो जो हेलिकल कंटेंट हैं वो मेंटेन रहेंगे। एंड हेक्साफ्लोरोआइसोप्रोपेनॉल आर वेल नोन, तो जो सॉल्वेंट है उस सॉल्वेंट के रूप में इनको यूज़ किया जाता है ताकि जो हेलिकल कंटेंट है वो अनडिस्टर्ब्ड रहे। A number of authors have argued that these solvents mimic a particular characteristics of the in vivo system and therefore attach relevance to structural studies performed in these solvent। तो सेलुलर सिस्टम के अंदर हेलिक्स को किस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलता है, सेम उसी प्रकार का एनवायरनमेंट हम TFE एंड HFIP दे करके मेंटेन करा सकते हैं, कि हमारे सॉल्वेंट के अंदर इनको यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ ए गुड पार्ट कि ऐसी चीज़ें नहीं पूछी हैं CSIR ने, तो हो सकता है कि नेक्स्ट रन में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, तो थोड़ा सा आप इनको रिमेंबर रखना। Of particular importance of this matter is a study by Waterhouse and Johnson, who demonstrated that peptide sequences could be induced to form alpha helix or beta strands in TFE and non-micellar SDS solution respectively। कि अगर हमने TFE लिया तो हमारा कन्फर्मेशन है वो अल्फा हेलिक्स कन्फर्मेशन आने लग जाता है, क्योंकि ये क्या है, हेलिक्स प्रमोटिंग है। अगर हम नहीं देते हैं तो वो सोडियम डोडोसिल सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर वो बीटा स्ट्रैंड्स में रहता है, ना कि वो अल्फा हेलिक्स बनाता है। तो हमारा पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट है ये अल्फा हेलिक्स को प्रमोट कराता है, ये एविडेंटली प्रूव्ड है। तो ये कुछ सेक्शन हम ले सकते हैं CD के रिगार्डिंग, कि CD एक टेक्निक है और इस टेक्निक के अंदर जो एसिमेट्रिक प्रॉपर्टीज होती हैं मॉलिक्यूल्स की, जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है, ऑप्टिकल बिहेवियर, कि वो राइट पोलराइज एंड लेफ्ट पोलराइज लाइट के साथ में इक्वल एब्जॉर्प्शन नहीं देते, और उसी चीज़ को हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं और उसी के आधार पे हम यहाँ पे जो CD स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा है वो प्राप्त कर सकते हैं। और डाटा को हम पहले से अवेलेबल जो डाटाबेस है उसके रेफरेंस में लेकर के हम हमारे सैंपल में कितना कोई सेकेंडरी कन्फर्मेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा के बारे में हम बता सकते हैं, बीटा के बारे में बता सकते हैं, और अगर हम कुछ सराउंडिंग कंडीशंस को चेंज करके हेलिकल कंटेंट्स वगैरह को हम डिस्टर्ब करें या फ्लक्चुएट करें
तो उनका इन्फॉर्मेशन भी हमें CD में होने वाले चेंजेस से लगा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम CD स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिगार्डिंग तैयार कर सकते हैं। आई थिंक बातें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो ये तो हम कुछ CD स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग हमने कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पे काम करेंगे ताकि हम इनको थोड़ा और समझ पाएँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 59 पे जा रहे हैं। तो ये CD स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड ही है और फिर हमें किस प्रकार से काम करना होता है और लैंग्वेज और CSIR के पैटर्न को हम कैसे लें, थोड़ा सा वो भी हमें कवर करना होगा। ठीक है, देखिए डीनेचुरेशन है ये, यानी कि हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो 3D है या नेटिव कन्फर्मेशन उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है ऑफ ए हाईली हेलिकल प्रोटीन। देखो हाईली हेलिकल प्रोटीन बोलने का मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि हमारा जो प्रोटीन है उसके अंदर हेलिक्स की अमाउंट बहुत सारी है, यानी कि आपके पास कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन के अंदर मेनली जो कन्फर्मेशन है वो मेन कन्फर्मेशन हेलिक्स है। तो हाईली हेलिकल कन्फर्मेशन प्रोटीन है हैविंग डाइसल्फाइड ब्रिज। तो काफ़ी सारा हेलिकल कंटेंट है और साथ में डाइसल्फाइड ब्रिज भी है। तो सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज भी हो सकते हैं। ओके, एंड 2 फेनिल एलानिन रेसिड्यूज, और उसमें 2 फेनिल एलानिन रेसिड्यूज भी है। तो ये एरोमेटिक हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक फोर्सेस की वजह से सेंटर में होंगे और एरोमेटिक रिंग्स में पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस है। तो ये फ्लैट रिंग्स एक दूसरे के साथ में पाई इंट्रैक्शन देंगी, तो फ्लैट रिंग्स हैं वो पास अरेंज रहेंगी। ठीक है, कैन बी मॉनिटर्ड। तो कोई प्रोटीन है जिसमें खूब सारा हेलिकल भाग है, उसमें डाइसल्फाइड लिंकेज भी है और उसमें फेनिल एलानिन भी है, हमने उसको मॉनिटर किया एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के रिफरेंस के अंदर हमने उसको नोट किया। एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर के रिलेशन के अंदर वर्सेस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हमने लो से हाई की तरफ लेके गए, यानी कि टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, और टेम्परेचर को चेंज करने पे हमारी प्रोटीन में क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो कंपोनेंट क्या क्या थे वो हमने देखा कि इसमें हेलिक्स है बहुत सारा भाग, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी है और इसमें फेनिल एलानिन भी है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो डीनेचुरेशन ऑफ ए हेलिकल प्रोटीन जिसमें ये सब हो कैन बी मॉनिटर्ड, कि आप डीनेचुरेशन को देख पाएँ या डीनेचुरेशन आपको दिखाई दे। डीनेचुरेशन कैन बी मॉनिटर्ड। क्वेश्चन क्या था कि आप डीनेचुरेशन को समझ जाएं या डीनेचुरेशन आपको दिख जाए, और किसका डीनेचुरेशन? ऑफ ए हाईली हेलिकल प्रोटीन जिसमें ये सब हो, जिसमें डाइसल्फाइड ब्रिज भी हो और फेनिल एलानिन भी हो। तो वो प्रोटीन डीनेचर हो रही है या नहीं हो रही वो हमें दिख जाए, या उसका हेलिकल कंटेंट गायब हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें दिख जाए। तो उसमें हेलिकल कंटेंट है, खूब सारा हेलिकल कंटेंट है, और ये हेलिकल कंटेंट डिसअपियर हो रहा है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब होगी और हेलिक्स डिस्टर्ब होगी, और हेलिक्स डिस्टर्ब होंगी तो इसका मतलब डीनेचुरेशन है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि इसमें होने को 3 चीज़ें थी, एक हेलिक्स था, दूसरा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और तीसरा इसमें फेनिल एलानिन्स है। लेकिन हाईली हेलिकल बोल दिया इसने स्टार्टिंग में, तो सबसे बड़ा प्रपोर्शन हमारी प्रोटीन का कौन है? हेलिक्स है, हाईएस्ट प्रपोर्शन यही है इसका। तो प्रोटीन में नेटिव स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा हेलिक्स, जो सबसे बड़ा प्रपोर्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसमें वो कन्फर्मेशन चेंज हो रहा है क्या या उसका डीनेचुरेशन हो रहा है क्या, यानी कि हेलिक्स डीनेचर हो रही है क्या, हम ये देखना चाहते हैं कि हेलिक्स का डीनेचुरेशन हो रहा है क्या, तो हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे। तो हेलिक्स है या नहीं, या हेलिक्स कितनी है, इस चीज़ का हमें किससे पता लगेगा? रिकॉर्डिंग CD स्पेक्ट्रा एट वेरियस टेम्परेचर। तो अगर आप इसको ड्रा करें तो कुछ ऐसा होना चाहिए
यहाँ पे आपने टेम्परेचर को राइज किया है और यहाँ पे आपने डीनेचुरेशन लिया है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगी। पहले हमारी प्रोटीन नेटिव कन्फर्मेशन में थी, डीनेचुरेशन 0%, डीनेचुरेशन 100%। तो डीनेचुरेशन हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे आ जाएगा, ठीक है। और डीनेचुरेशन का बिहेवियर भी इसी प्रकार से आएगा कि कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है कि वीक इंट्रैक्शन या वीक जो बॉन्डिंग्स हैं वो कोऑपरेटिव मैनर में वर्क करती है। तो डीनेचर हुआ या नहीं, प्रोटीन हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे डीनेचर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसका इंफॉर्मेशन इनडायरेक्ट तरीके से कि अल्फ़ा हेलिक्स हैं, अल्फ़ा हेलिक्स डिसअपियर हो रही हैं या नहीं, क्या हम इसका पता लगा सकते हैं। तो हमारे सैंपल में अल्फ़ा हेलिक्स पहले कितने थे, टेम्परेचर बढ़ाते ही कम हुए क्या, और बढ़ाने पे और कम हुए क्या। तो सैंपल में अल्फ़ा हेलिक्स कितना बचा हुआ है उसका पता हम लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर अल्फ़ा हेलिक्स लें, वाई एक्सिस के ऊपर सॉरी अल्फ़ा हेलिक्स ले लें अपन, तो अल्फ़ा हेलिक्स का कंटेंट पहले बड़ा था और उसके बाद में अल्फ़ा हेलिक्स का कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने अलग अलग टाइम के ऊपर CD स्पेक्ट्रा निकाला, तो हम अलग अलग टाइम के ऊपर CD स्पेक्ट्रा निकालेंगे तो हमें पता चलेगा। हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से पता लगेगा कि उसमें 90% अल्फ़ा हेलिक्स है, यहाँ से देखने में पता लगेगा कि उसमें 40% अल्फ़ा हेलिक्स है, यहाँ से देखने में पता लगेगा कि उसमें 10% अल्फ़ा हेलिक्स है। तो रिकॉर्डिंग CD स्पेक्ट्रा एट वेरियस टेम्परेचर, तो हमें हेलिक्स का जो प्रपोर्शन है वो चेंज होता हुआ मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास कोई प्रोटीन हो, उसमें खूब सारा हेलिकल कंटेंट हो, हेलिकल कंटेंट पे फ़र्क पड़ रहा है क्या, और उस फ़र्क को हम टेम्परेचर की वजह से इम्पैक्ट के रूप में जानना चाह रहे हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है क्या जिसमें हेलिकल कंटेंट है वो अगर गायब हो रहा हो तो वो हमें दिख जाए। तो ये चीज़ हमें कहाँ मिलती है, CD स्पेक्ट्रा के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम तब कर पाते हैं जब हम पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ चुके होते हैं या हमें पता हो कि हम CD स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नहीं हो सकता ना, मॉनिटरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ 214 नैनोमीटर एट वेरियस टेम्परेचर्स, एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ आइडल कंटेंट, तो ये तो केवल सिस्टीन के लिए आएगा तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मॉनिटरिंग द रेशियो ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ 240 नैनोमीटर एंड 250 एट वेरियस टेम्परेचर, तो ये जो एब्जॉर्बेंस हैं ये तो एरोमेटिक रिंग्स के लिए, तो वो तो थोड़ा सा भाग है, वो तो ओनली 2 रेसिड्यूज़ हैं, प्रोटीन खुली या नहीं खुली उसके लिए हो जाएगा। तो डीनेचर होने के लिए मेनली जो प्रोपोर्शन है, सबसे बड़ा प्रोपोर्शन हाईली हेलिकल, तो आप हाईली पे जाएंगे तो हेलिक्स को फोकस करेंगे और हेलिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कि हेलिक्स है या नहीं या हेलिक्स का कितना % है ये हमें CD स्पेक्ट्रा बता सकता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग CD स्पेक्ट्रा एट वेरियस टेम्परेचर। ठीक है, दीपिका समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। द अमीनो एसिड एलेनिन हैज़ हाई प्रोपेंसिटी टू अकर इन हेलिकल कन्फर्मेशन, कि एलेनिन का पाया जाना अल्फ़ा हेलिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, हाई प्रोपेंसिटी है कि अल्फ़ा हेलिक्स बनने के लिए एलेनिन है वो सपोर्टिव होता है। तो हेलिसेस के अंदर एलेनिन का पाया जाना एक रेगुलर फिनोमेना हो सकता है। ठीक है, ये तो एलेनिन की प्रॉपर्टी की वजह से है कि साइड चेन में ओनली मैथिल ग्रुप है और उसकी वजह से ये अल्फ़ा हेलिक्स में एग्जिस्ट कर सकता है। ग्लाइसिन नहीं होता है ना, वो तो हमने स्ट्रक्चर की जो इश्यूज़ थे उनमें डिस्कस किया था। ठीक है, द CD स्पेक्ट्रम ऑफ एन इक्वीमोलर मिक्सचर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में केवल यही चीज़ आपको समझनी थी
इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब ये है कि आपके पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर में दो चीज़ें हैं, कौन कौन, ऑफ 20 रेसिड्यू पेप्टाइड्स, वन कंपोज्ड ऑफ ओनली एल एलेनिन एंड अदर कंपोज्ड ऑफ ओनली डी एलेनिन। तो उसमें दो प्रकार की पेप्टाइड हैं और दोनों जो पेप्टाइड हैं वो 20 अमीनो एसिड्स के हैं। ये भी 20 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है और ये भी 20 अमीनो एसिड का पेप्टाइड है, लेकिन यहाँ पे जो अमीनो एसिड है ये है एल एलेनिन और ये भी पेप्टाइड प्योरली किससे बनी हुई है, डी एलेनिन से। तो एल एंड डी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, तो ऑप्टिकल बिहेवियर इनका बिल्कुल रिवर्ट होगा, ऑप्टिकल बिहेवियर इनका रिवर्ट है, बिल्कुल से उल्टा होगा, ठीक है। तो हमने इनका CD स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड किया और इनको मिक्सचर में ले रखा है इक्विमोलर, यानी कि जितने मोल हमने एल एलेनिन के हेलिक्स के लिए हैं उतने ही हमने इनके लिए, नंबर ऑफ मोल्स, तो बिल्कुल बराबर मात्रा में हमने दोनों हेलिक्स को ले रखा है, ओके। और फिर हम इनका मिक्सचर का रिकॉर्डिंग करते हैं CD स्पेक्ट्रा 185 से 250 नैनोमीटर के बीच में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व, तो क्या नतीजा आएगा। तो आपने एक सैंपल लिया, इस सैंपल के अंदर L वाले भी हैं और D वाले भी हैं और दोनों बराबर अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में है, इक्वल मोल्स, और इनकी खुद की प्रॉपर्टी रिवर्ट है, इनकी प्रॉपर्टी आपस में कैसी है, रिवर्ट है। तो जो सिग्नल एल पेप्टाइड से जनरेट होंगे उनके रिवर्ट सिग्नल डी से प्राप्त होंगे और इनका नेचर रिवर्ट होगा कि एल वाले जो सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे उनका रिवर्ट सिग्नल या उनका नेगेटिव सिग्नल है वो डी वाले प्रोड्यूस करेंगे, तो वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देंगे। तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, नो सिग्नल। तो नो सिग्नल आएगा, क्यों आएगा, एज द कीरो ऑप्टिकल, किरेल जो कंपाउंड्स हैं उनकी वजह से ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है कि एल एंड डी जो आइसोमर्स हैं उनकी वजह से किरेल ऑप्टिकल बिहेवियर इनके रिवर्ट हो जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ द टू पेप्टाइड्स विल बी कैंसल्ड आउट। तो थोड़ा सा अगर कि ये किरेल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक बिहेवियर है उसके ऊपर बेस्ड होता है, तो एल से जितने भी सिग्नल मिलेंगे वो डी के सिग्नल्स को काउंटर बैलेंस कर देंगे, इसलिए हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो और ऑप्शन थे, बैंड्स विथ ओनली नेगेटिवली इलेक्ट्रिसिटी, कि नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी वाले बैंड्स मिलेंगे एज हेलिक्स फॉर्म बाय डी एलेनिन पेप्टाइड विल बी अनस्टेबल। तो अनस्टेबल जैसा इश्यू नहीं होता है, डी एलेनिन से बनी हुई पेप्टाइड अनस्टेबल होती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, इस लाइन के बारे में, क्योंकि आपने रामचंद्रन प्लॉट के ऊपर डी एलेनिन से बनने वाली जो हमारी लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है उसको देखा भी था आपने वहाँ पे। तो ये लाइन तो आपकी ये कह रही कि अगर डी एलेनिन से आपने कोई हेलिक्स बनाई तो वो स्टेबल नहीं है, क्या ये लाइन सही है। साहिन, ये लाइन रॉन्ग है। कारण क्या था कि हमारे लिविंग सिस्टम्स के अंदर नॉर्मली डी एलेनिन नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसी हेलिक्स हमें मिलती नहीं है। हेलिक्स मिलती नहीं है, इसके पीछे कारण अनस्टेबिलिटी नहीं है, इसके पीछे कारण है कि डी एलेनिन ही नहीं मिलता है, तो हेलिक्स ही नहीं मिलती है। नॉर्मली एल एलेनिन मिलता है तो राइट हैंडेड हेलिक्स ही मिलती है। तो कि हमें ओनली नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी वाला कि
जो एल एलेनिन से जो बैंड बन रहा है केवल वो हमें मिलेगा, डी वाला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि डी वाली हेलिक्स बनेगी ही नहीं। तो ये नहीं कह सकते हम कि हेलिक्स तो बनेगी, हेलिक्स तो बनेगी लेकिन सिस्टम्स में या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में नहीं होती, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में तो डी एलेनिन होता नहीं है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई इस प्रकार से करेंगे। और बैंड्स विथ ओनली पॉजिटिवली इलेक्ट्रिसिटी एज बोथ द पेप्टाइड्स विल फॉर्म राइट हैंडेड हेलिक्स। तो ये तो आप यहाँ से गलत कर सकते हैं ना कि बोथ द पेप्टाइड्स, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं पता हो तो ये तो आप बता सकते हैं ना कि डी एलेनिन से बनने वाली पेप्टाइड अनस्टेबल होगी या नहीं होगी, तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऐसे ही कि दोनों ही पेप्टाइड राइट हैंडेड होंगी क्या, तो रामचंद्रन प्लॉट से आप क्या कहेंगे कि नहीं, राइट हैंडेड तो ओनली एल वाली होगी, डी वाली तो लेफ्ट हैंडेड होगी। और फिर बैंड्स विथ आइडेंटिकल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों बैंड मिलेंगे क्या, नहीं, हमें कोई बैंड नहीं मिलेगा, नो सिग्नल, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, काउंटर बैलेंस कर देते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट इसमें ऐड हो गया कि हमने काफ़ी कुछ तो वहाँ से कवर कर लिया था, कुछ हम रामचंद्रन प्लॉट वहाँ से भी जानते हैं, कुछ चीज़ यहाँ पे हमें अप्लाई करनी पड़ती है। और फिर हम कैंसिल आउट करें या दोनों सिग्नल आएंगे, एक तो ये था कि क्या दोनों सिग्नल, ये यहाँ से आपको कंफ्यूज हो सकता था, इसमें और इसमें आपको कंफ्यूज हो सकता था कि इनमें से कौन सही है। तो जब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं या CSIR के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम फॉलो करने लग जाएँ तो हमें पता चल जाता है कि ये सिग्नल्स हमें नहीं मिलने वाले, सिग्नल कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम पे इन चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा कोई इशू हो कि इक्विमोलर मिक्सचर के अंदर अगर दो आइसोमर हों और उनकी ऑप्टिकल बिहेवियर के हमें सिग्नल्स लेने हों तो वो सिग्नल्स हमें एक साथ नहीं कैंसल आउट होकर के जीरो सिग्नल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ज्योति क्लियर है? ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पेप्टाइड है, 26 रेसिड्यू, उसमें 26 अमीनो एसिड्स हैं और वो बनी हुई है एलानिन एंड ल्यूसिन से। तो हमारी पेप्टाइड में एलानिन है और ल्यूसिन से बना हुआ पेप्टाइड है और shows a CD spectrum characteristic of alpha helix at 50 degree centigrade in 5 millimolar phosphate buffer at pH 7.4। तो हमने एक सिस्टम ले रखा है और इस सिस्टम के अंदर हमने एक बफर सिस्टम ले रखा है और इस बफर सिस्टम की बात करें तो इसका जो pH है दैट pH इज़ 7.4। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो pH होता है उसके बराबर हो गया और टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड और CD स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि इट इज़ ए अल्फा हेलिक्स। करैक्टरिस्टिक किसका है, स्पेक्ट्रा किसका रहा है, अल्फा हेलिक्स का। तो अगर हम इस कंडीशन में उसका स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो CD के अकॉर्डिंग हमारा सैंपल क्या है, हेलिक्स है। ठीक है, डीकॉन्वोल्यूशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हुआ हम उसको रिवर्स यूज़ करते हैं, यानी कि उससे हम बैक ट्रेस करें या उसको हम नेगेटिवली यूज़ करके हम उससे और इन्फॉर्मेशन जो निकाल सकते हैं उसको अपन डीकॉन्वोल्यूशन बोलते हैं। वो हमें क्या बताता है कि 60% तो अल्फा हेलिक्स है, 60% तो है अल्फा हेलिक्स एंड 40% रैंडम कन्फर्मेशन और उसमें 40% रैंडम कन्फर्मेशन है। तो 60% अल्फ़ा है एंड 40% रैंडम कन्फर्मेशन उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ओके,
इसके बाद में हम क्या करने वाले थे कि व्हेन द पेप्टाइड सॉल्यूशन इज कूल्ड डाउन, तो अब हमने टेम्परेचर को ठंडा कर दिया। पहले ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अब हमने इसको कूल कर दिया, कूल डाउन ग्रेजुअली टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने इसको धीरे धीरे ठंडा किया टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फिर हमने रिकॉर्ड किया एंड CDR रिकॉर्डेड एट डिफरेंट टेम्परेचर। द मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन विल बी दैट, तो हमारे पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पता लग रहा था कि इसमें 60% अल्फा हेलिक्स है। और फिर हम टेम्परेचर को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज करके हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए। तो हमें अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर क्या चेंज मिलने वाला है, आंसर देने की कोशिश करें। संगीता, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, देखिए इसमें आपको एक चीज़ अप्लाई करनी थी कि दिस इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड और ये नॉर्मल सेलुलर टेम्परेचर से बड़ा है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब एक हाई टेम्परेचर है। और इस हाई टेम्परेचर के ऊपर जो वीक इंट्रैक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वीक इंट्रैक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिस्टर्ब रहते हैं। अगर हम टेम्परेचर को कूल डाउन करेंगे और 25 तक आएंगे तो वीक इंट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, वीक इंट्रैक्शन इंक्रीज होंगे। और अल्फा हेलिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। इट मीन्स जो हमारा 60% प्लस 40% था, ये 60% अल्फा हेलिक्स है, 40% रैंडम है। तो अब इसमें 60% से एक्स्ट्रा, जैसे कि 70% हो गया, 80% हो गया, कुछ भी हो गया, अल्फा हेलिक्स की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि जैसे हम ठंडा करेंगे और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो बन पाएंगे, यानी कि जो वीक इंट्रैक्शन डिस्टर्ब थे वो अब उतने डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हेलिकल कंटेंट वो इंक्रीज हो जाएगा, हेलिकल कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा और जो रैंडम था वो रैंडम हेलिकल में कन्वर्ट होगा, तो रैंडम डिक्रीज हो जाएगा। तो पहले वो भाग जो रैंडम था वो अब थोड़ा बहुत और हेलिक्स में कन्वर्ट होगा, तो हेलिकल कंटेंट इंक्रीज होगा, रैंडम कंटेंट डिक्रीज होगा। तो द परसेंटेज हेलिकल कंटेंट विल डिक्रीज, नहीं, हेलिकल कंटेंट तो इंक्रीज होगा। द परसेंटेज हेलिकल कंटेंट विल इंक्रीज एंड रैंडम परसेंटेज कन्फर्मेशन विल डिक्रीज, तो ये बिल्कुल सही है। और देयर विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम अल्फा हेलिक्स टू बीटा सीट, कि टेम्परेचर कम करने पे अल्फा हेलिक्स वो बीटा सीट में चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे 60% अल्फा हेलिक्स एग्जिस्ट कर रही है। तो टेम्परेचर कम करने पे अल्फा हेलिक्स गायब हो जाएगी या उसे बीटा बन जाएगा, ऐसा कोई लॉजिक हमारे पास नहीं है। और देयर विल बी ट्रांजिशन फ्रॉम अल्फा हेलिक्स टू बीटा हेयर पिन, तो हमारे पास ऐसा कोई लॉजिक भी नहीं है कि हम टेम्परेचर कम करके अल्फा हेलिक्स गायब हो जाती है, ऐसा हम किसी भी आधार पे नहीं कह सकते, राइट। तो ये तो वैसे ही कैंसिल आउट थे, बाकी आपको ध्यान इन पे देना था कि कौन बढ़ेगा। टेम्परेचर कम करने पे रैंडमनेस डिक्रीज होगी, और अगर रैंडमनेस डिक्रीज होगी तो जो हमारा पैटर्न है वो पहले से और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो पैटर्न हमारी प्रोटीन में 60% क्या है, अल्फा हेलिक्स है, तो हेलिकल कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन है वो तो प्रोटीन स्टेबिलिटी, प्रोटीन फोल्डिंग का है,
लेकिन सी डी को तो केवल इसमें ऐड कर दिया कि हाँ थोड़ा सा आप सी डी के रिगार्डिंग देखें कि अभी सी डी के अकॉर्डिंग अल्फा हेलिक्स है, तो आप 97% सच मानेंगे कि हाँ इसमें अल्फा हेलिक्स है।